गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम डिस्कस करने वाले जो भी हमारे नेक्स्ट पीवाईक्यूज है दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है उसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पीवाईक्यूज के लेक्चर हुए हैं अभी तक वो आपको सारे समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, साथ में जो ऑप्शन हमारे गलत है उनसे रिलेटेड नोट्स भी हम बना रहे हैं। जो नोट्स हमारे लेक्चर्स में इंक्लूडेड नहीं थे वो भी अगर कोई ऑप्शन आया हुआ है, कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और आपको लेक्चर्स भी अच्छे लग रहे हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे का कहीं कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ईमेल भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको कमेंट ही करना है। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को अभी भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स जरूर परचेज करें। इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा और ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा और वहीं आपको नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। उसके अलावा मैं हर बच्चे को अभी भी सजेशन दे रही हूँ कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईटी एक्ट, फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस, इन 5 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ऐसे मॉक टेस्ट है जहाँ पर जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वह आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये मॉक टेस्ट है, बहुत रीजनेबल प्राइसेस पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमसे ये मॉक टेस्ट ज़रूर खरीदें। हर बच्चे से मैं ये कह रही हूँ, ये सजेशन आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जो मॉक टेस्ट की फीस है वो आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जिस भी बच्चे को चाहिए है तो प्लीज़ हमें ईमेल ज़रूर करो। ठीक है, और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको मॉक टेस्ट, या तो मॉक टेस्ट वैसे भी लो सब्जेक्ट के अवेलेबल होते नहीं हैं बट हम फिर भी आपको बहुत लो प्राइसेस पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ जाकर अपने लिए मॉक टेस्ट ज़रूर खरीदो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जहां हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,107। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ ईयर दे वर डिसाइडेड। जब इन केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। केसेस देखते हैं पहले कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला केस है एशब्रे रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे का केस है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड है कंपनी लॉ के अंदर, लेकिन इसका ईयर कब डिसाइड हुआ ये हमें पता नहीं है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्नक्वेड, टर्नक्वेड रूल वाला केस है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस है। आपको याद हो तो ये केस था हमारा 1856 का। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस है, पहले ये लिख लो, साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसको टर्नक्वेड रूल भी बोला जाता है। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस ये 1903 का है, सबको ही पता है, जहां बोला गया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, सबको पता है। उसके बाद है हमारा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ विशाखापट्टनम। तो ये केस मैंने आपको बताया था, ये वैसे तो 1963 का केस है। आपको याद हो तो कंपनी लॉ करते टाइम मैंने आपको बताया था एसटीओ वर्सेस सीटीओ का जो केस है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये वही केस है एसटीओ वर्सेस सीटीओ, जहां बोला गया था कि जो कंपनी होती है वो सिटीजन नहीं होती है, इसलिए जो कंपनी है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्लेम नहीं कर सकती है। ये इस केस के अंदर हेल्ड किया गया था, अगर आपको याद हो तो। सोलेमन वर्सेस सोलेमन कंपनी लिमिटेड का केस है, ये हमारा 1896 का केस है, सबको पता है, बहुत फेमस केस है, जो कि हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो ये हमारे कुछ केसेस है। तो हमें एक केसेस का डिसाइडिंग ईयर नहीं पता है, जो कि एशबे वर्सेस एशबे रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड केस है। वैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से रिलेटेड है, ये आप लिख सकते हो साथ में। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मोहरी बीबी। तो हमारे पास देखो ऑप्शन क्या क्या है। पहले हम लगाते हैं, हमारे पास ए हमारे पास है नहीं इसका। उसके बाद बाकी बचे ऑप्शंस में से हमारे पास बी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारा ई,
उसके बाद आएगा हमारा सी, और उसके बाद आएगा हमारा डी, यानी डी हमारा 1963 का है। ठीक है, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। तो जहां डी लास्ट में नहीं वो ऑप्शन काट दो भाई, एक ही ऑप्शन है जहां डी लास्ट में नहीं है, थर्ड ऑप्शन। तो हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बचता है। देखो, एशबे रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे का जो केस है, ये है तो 1900 से पहले का केस, क्योंकि ये पुराना केस है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना मुझे भी याद है, लेकिन एग्जैक्ट डेट मुझे इसका याद नहीं है, ईयर इसका याद नहीं है। तो हमारा जो ए है वो 1900 से पहले का है, तो हमारा सी से पहले ऑप्शन आएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है हमारा BEA, या फिर हो सकता है BAE, CD। देखते हैं ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो बी हमारा पहले होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन में ए पहले है तो ये भी कट जाएगा, दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है BAECD। अच्छा, उसके अलावा है हमारा BCEAD, नहीं, C 1903 का, तो फोर्थ नहीं होगा हमारा, तो हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा, यानी हमारा ये ऑप्शन ठीक है, BAECD। तो बी हमारा रॉयल टनक्वेड वाला पहले आएगा, फिर रेलवे कैरियज वाला आएगा, फिर सालमन वर्सेस सालमन का केस आएगा, और फिर आएगा हमारा मोहरी बीबी का, और लास्ट में आएगा स्टेट ट्रेडिंग कंपनी का केस है। ठीक है, मैं ये चेक करके बताती हूँ आपको, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी का केस कब का है। एक सेकेंड दो मेरे को, गूगल बाबा देखते हैं हम क्या बोलते हैं। एशबरी केस, तो ये है भाई 1875 का केस है। ये हमारा जो एशबे रेलवे कैरेज कंपनी का केस है, ये 1875 का केस है। इसका ये ईयर ऑफ वर्डिक्ट आप याद रख लेना। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि एशबे रेलवे कैरेज हमारा 1875 का है, रॉयल ब्रिटिश बैंक हमारा 1856 का है, मोहरी बीबी 1903 का है, जो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हमारा 1963 का है, ये भी याद होना चाहिए। सोलमन वर्सेस सोलमन ये हमारा 1896 का है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है हमारी 40,050। ये क्वेश्चन है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी हमारा कंपनी लॉ से क्वेश्चन है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस जो इश्यू होता है मेन प्रोस्पेक्टस के इश्यू होने से पहले। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, ये सीधा से एक ऑप्शन है, प्रायर टू द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 128 का हमारा पहला ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट नोट से आए हुए हैं, जो कि मैं पहले ही बताती रही हूँ कि हमारे नोट से लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40,109वां क्वेश्चन है, जिसकी आईडी है। तो क्वेश्चन बात करता है, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटिंग टू एडवाइस या डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द स्टेट टू एनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, जिसके केसेस मैं काफी आपको लिखवा चुकी हूँ। देखते हैं कितने याद है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का केस है, ये 1985 का है भाई। उसके बाद सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, मैं पहले भी बता चुकी कल के लेक्चर में, ये 1995 का केस है। उसके बाद ABC वर्सेस स्टेट एमसीटी ऑफ दिल्ली, ये 2020 का हमारा केस है, अभी रिसेंट का केस है ये। तो जॉर्डन डिंगडे वर्सेस SS चोपड़ा, ये भी हमारा 1985 का ही केस है। उसके बाद जॉन वेलमेटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा 2002 पता नहीं 3 का केस है, 2003 लिख लेते हैं, पता नहीं 2 का है, आप चेक कर लेना कौन सा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 3 है, बट आई एम नॉट श्योर 2002 का है कि 3 है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा 1985 के, लेकिन मोहम्मद अहमद खान वाला पहले आया था, तो ए हमारा आएगा, फिर डी ऑप्शन आएगा हमारा, उसके बाद आएगा भाई बी, उसके बाद आएगा हमारा ई, और लास्ट में आएगा सी। तो देखो सी किसके लास्ट में, तो पहला ऑप्शन के लास्ट में ई है तो वैसे ही कट गया, फोर्थ ऑप्शन के लास्ट में ए है तो वैसे ही कट गया,
तो देखते हैं हमारे उससे क्या मैच होता है, ADBEC। तो थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, है ना इजी। तो ADBEC ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इजी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैंने 10-15 केसेस आपको लिखवाए हैं, वही आते हैं और हर साल वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है किस केस में क्या बताया गया है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में 1-2 केसेस पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। जैसे हमने पिछले ऊपर कई क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो मुझे उम्मीद है कि आप तरीका समझ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे नोट से, और वो तरीका आप अपने जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो देखोगे कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से उसको पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग केसेस। पहले इसकी आईडी देख लो, 40,111 इसकी आईडी है इस क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग केसेस डिसाइडेड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी PIL का केस है हमारा, इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पर फिर PIL के केसेस आए हुए हैं, देखते हैं हमारे नोट्स के अंदर कौन कौन से केसेस हैं। मस्केट डाउस केस, ये नहीं पता भाई कब का है। नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस, ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखवाया था, ये हमारा केस था 1910 का। सावरकर केस नहीं, ये नहीं पता कब का है। रशियन इंडेमनिटी केस, ये भी नहीं पता भाई कब का है। द आइलैंड ऑफ पाम्स केस, ये भी हमारे नोट्स में है, ये हमने 1928 का केस देखा था, ठीक है। तो ये हमारे केस हैं जहां हमें दो ही पता है कि कौन से हैं, ठीक है, पर हमें बाकी 1-2 केस और पता होता तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता, ठीक है। मैं चेक करती हूँ कि मस्केट डाउस केस कौन सा है, कौन से ईयर का है। मस्केट डाउस केस ईयर, ये है भाई 1905 का। एक सेकंड हम नोट्स लिख लेते हैं ताकि केस कब के हैं, क्योंकि इनके नाम भी अलग अलग भी होते हैं जो दे रखा है, उसके अलावा इनके वर्सेस में कौन होता है वो भी है, ये तो इनके अदर नेम दिए होते हैं। तो हमारे पास हैं हमारे PIL के केसेस। पहला है हमारे पास मस्केट डाउस केस, ये कह रहे हैं ये 1905 का केस है, लेकिन इस केस का जो नाम है वो है फ्रांस वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। कई बार ऐसे लिखा आ जाए तो पता ही ना चले कौन से केस की बात हो रही है। ग्रेट ब्रिटेन 1905, ये इसका पूरा नाम, पूरा केस है ये। ये 1905 का केस। सेकंड केस क्या था हमारा, नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज के सावरकर केस। हमारा दूसरा केस है नॉर्थ अटलांटिक फिशरीज केस। तो मैं बता चुकी है 1910 का केस है, जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का केस है ये। यूनाइटेड स्टेट्स 1910 का केस है। अरे ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा केस है हमारा सावरकर केस। एक सेकेंड रुको, इसको हम चेक करते हैं। सावरकर्स केस, तो ये भी 1910 का केस है, ठीक है। और इसका नाम क्या है इस केस का, एम्परर वर्सेस
विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो ये 1910 का केस है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो केस है, फोर्थ केस, दैट इज रशियन इंडेमनिटी केस और आइलैंड ऑफ पाल्म्स केस। तो रशियन इंडेमनिटी केस देखते हैं हमारा कौन से ईयर का है। ये है 1912 का, जिसको रशिया वर्सेस टर्की केस के नाम से ये है इसका नाम, रशियन इंडेमनिटी केस। उन्नीस सौ 12 का केस है, यानी अगर आप इसका रियल नाम देखो तो रशिया वर्सेस टर्की है इसका असली नाम। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा ये 1912 का केस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस आता है द आइलैंड ऑफ पाल्म्स केस। ये 1928 का केस है, जो कि हमने किया था, यूएस वर्सेस नीदरलैंड का केस है ये। ठीक है, तो इससे आपको पता याद हो जाएंगे कि ये केस कब कब के हैं। अपने नोट्स में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, हमारा मस्केट डाउस केस हमने किया कब का है, 1905 का। 1905 ही किया ना हमने इसमें। मस्केट डाउस केस, हाँ, 1905 का। नॉर्थ अटलांटिक 1910 का, सावरकर भी देखा हमने 1910 का है। रशियन इंडेमनिटी केस हमने देखा 1912 का है। ठीक है, तो दो 1910 के है, या तो सी बी होना चाहिए या बी सी होना चाहिए। सॉरी, ए भी तो है 1905 का, तो ए ऑप्शन सबसे पहले होगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सारे इसके गलत होंगे ऑप्शन। तो क्योंकि ए हमारा सबसे एक जगह दे रखा है सबसे पहले, तो ये हमारा पीआईएल के केसेस है। इसी तरह आपको जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहां से आप देखो कौन कौन से केसेस दे रखे हैं और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लो। और इन केसेस से बाहर कोई इक्का दुक्का केसेस आएगा क्रोनोलॉजिकल में लगाने के लिए, कम से कम आपको 5 ऑप्शन है तो उनमें से 3-4 केसेस पता चल जाएंगे कि कौन से ईयर के हैं, और आपका 80 to 90% का जो क्वेश्चन है वहीं से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो पीआईएल के केसेस को। बाकी अगले बैच में तो हम इनको इंक्लूड करने ही वाले हैं, तो आपको अगले बैच से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसकी आईडी है 40,041। अमेरिकन रियलिस्ट जज जियोर्म फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड रियलिज्म एज वन ऑफ द, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, डिसेसिव सिंकिसिज्म बोला उन्होंने, कंस्ट्रक्टिव स्किपिटिज्म बोला है, पॉजिटिव एनविजिलिज्म, रेडिकल ऑब्जेक्टिविटी। तो इन्होंने कंस्ट्रक्टिव और फैक्ट स्केपिटिज्म की बात की है। उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड रियलिज्म, मैंने आपको बताया है जब हमने जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर किया है, तो जिसने भी अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देखो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 40,071, क्या है क्वेश्चन, व्हाट अमंगस द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लीबल, यानी डेफेमेशन का केस है, जिसमें मैंने बताया था डेफेमेशन 2 तरह का होता है इंग्लिश लॉ में, एक तो स्लेंडर और एक लीबल। तो उन्होंने पूछा है कि लीबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लीबल क्या है, पहला ऑप्शन दिया इट इज अ डेफेमेशन ऑफ परमानेंट फॉर्म, करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लीबल है वो परमानेंट फॉर्म का होता है। दूसरा जैसे हमारे राइटिंग वगैरह में हो गई तो वो होता है लीबल। दूसरा है ऑप्शन दे रखा है, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द वर्ड्स आर फॉल्स लाई अपॉन द प्लेंटिफ। नहीं, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, डिफेंडेंट पे होता है। उसको ये साबित करना होता है कि जो भी मतलब उसने बोला है वो क्या है, सच बोला है उसने। और ये ऐसा क्यों है कि डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रिज्यूम किया जाता है जब तक डिफेंडेंट उसको सच साबित ना कर दे। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत है, तो जहां बी दे रखा है वो काट दो।
पहले ऑप्शन में बी है, ये कट गया, दूसरे ऑप्शन में बी है, ये कट गया, तीसरे ऑप्शन में बी है, ये कट गया, ए सी डी बच गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, नो एक्चुअल डैमेज नीड नॉट टू बी प्रूव टू सस्टेन एन एक्शन। सही बात है, डेफेमेशन अपने आप में एक्शनेबल पर से है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपको ये साबित करना है कि डेफेमेशन हुआ है, आपको डैमेज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। और जो फॉल्सिटी ऑफ चार्ज है ये प्रिज्यूम किया जाता है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है उसको फॉल्स प्रिज्यूम किया जाता है जब तक डिफेंडेंट उसको प्रूव ना कर दे अदरवाइज, ठीक है। तो ए सी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीजें हमने डेफेमेशन के टॉपिक में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो डेफेमेशन का टॉपिक अगर टोर्ट में अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। वहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन्स नेशनैलिटी इज अ कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द सोवरन स्टेट ऑन द वन हैंड एंड द सिटीजन ऑन द अदर। अच्छा, नेशनैलिटी पीआईएल का केसेस है ये, सॉरी पीआईएल का क्वेश्चन है। जैसे बोला है कि एक मैन्स नेशनैलिटी कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप है एक सोवरन स्टेट और सिटीजन के बीच में। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ मैन्स नेशनैलिटी इज अ मेंबरशिप ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये जो डेफिनेशन है नेशनैलिटी की ये ब्रिटिश मैक्सिकन क्लेम्स कमीशन ने दी है, किस केस के अंदर ये नहीं पता भाई। इस क्वेश्चन की आईडी है 40,057। हम इसको का ऑप्शन चेक करते हैं आंसर की में, क्या ऑप्शन है इसका, 40,057। अपना नेशनैलिटी का जो टॉपिक हमने किया है वहां पर आप चाहो तो नोट्स में ये चीज इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी है 40,057 जिसका आंसर है भाई फोर्थ, रील लिंक का केस है जहां ये बात बोली गई है जिस केस में, ठीक है। तो ये आप अपने नेशनैलिटी वाला जो टॉपिक है पीएल का वहां पर इंक्लूड कर सकते हो कि कहाँ ये डेफिनेशन दी है ब्रिटिश मैक्सिकन क्लेम कमीशन ने, ठीक है, किस केस में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 40,058। तो इसमें पूछा गया जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज अगेन पीआईएल का क्वेश्चन है, पूछा है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ने पास किया था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। देखो ये हमने डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन आया है, मैंने जनरल असेंबली के टॉपिक में बताया था यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन से जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वहां डिटेल में चीजें पूछी गई है और यहाँ पर पूछा गया कि कब ये रेजोल्यूशन पास किया था जनरल असेंबली ने। तो मैंने आपको बताया था 3 नवंबर 1950 को पास किया था, एग्जैक्ट डेट भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये कब याद होंगी, जब आपने अपने नोट्स को काफी बार रिवाइज किया होगा। मुझे भी इसलिए याद है क्योंकि मैं अपने एक तो आपको करवा रही हूँ, ऊपर से मैंने अपने नोट्स को बिल्कुल 10-15 बार रिवाइज किया था जब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। तो ऑब्वियसली मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक याद हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें याद हों, आपने भी इतनी बार रिवाइज की होंगी चीज़ें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से। अगला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,087। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, यानी हमारा जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है ये। तो पूछ रहा है ओनरशिप की जो डेफिनेशन दिया ऑस्टिन ने, जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं ओनरशिप के वो क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मैंने आपको जब ओनरशिप का टॉपिक करवाया था वहां ऑस्टिन की डेफिनेशन करवाई थी और उसके डेफिनेशन में जो एट्रीब्यूट्स थे उनको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो अगर किसी ने ओनरशिप एंड पोजेशन वाला जूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देखना पहले, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए, देखो इनडेफिनिट यूजर, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, तो ओनरशिप इज प्लेनरी कंट्रोल के रूप में डिफाइन किया साल्मंट ने, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, ये भी ठीक है, ऑस्टिन ने ओनरशिप को बोला है। तीसरा बंडल, चौथा है बंडल ऑफ राइट्स, ये गलत है क्योंकि बंडल ऑफ राइट्स को ओनरशिप को एज अ बंडल ऑफ राइट डिफाइन किया है होफील्ड ने, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन दिया अनलिमिटेड ड्यूरेशन, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, डी और ई। देखो ए, डी, ई कहाँ दे रखा है, सॉरी ए, सी, ई होगा हमारा ऑप्शन, ए, सी, ई। तो ए, सी ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो आई होप आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है हमारे नोट से। मैंने इनफैक्ट आपको ऑस्टिन की डेफिनेशन को याद रखने की ट्रिक भी बताई है,
ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक ओनरशिप का हमारा लेक्चर नहीं देखा जूरिस्प्रूडेंस में, तो प्लीज जाकर पहले उस लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,029। तो क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहा है कि एक बैचलर मेल अडॉप्ट, जब एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, यानी एक आदमी अनमैरिड है और अगर वो एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, अडॉप्शन हो गया। अडॉप्शन के बाद ये कहता है अगर वो बाद में ही सब्सिक्वेंटली मैरिज ए वुमेन, अडॉप्शन के बाद अगर वो बी से शादी कर लेता है, तो ये बी सच वुमेन, यानी जो बी है ये इस चाइल्ड के साथ की क्या कहलाएगी, इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा। तो मैंने बताया था कि अगर मान लो विमेन पहले शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड विमेन है, और अगर एक वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, अडॉप्शन के बाद उसको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और वो शादी करती है, तो जिस आदमी से वो शादी करेगी वो उस बच्चे का स्टेप फादर कहलाएगा। सेम गोज विद द मैन, कि अगर एक अनमैरिड मैन है, अगर वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और बाद में वो अडॉप्शन के बाद शादी करता है, तो वो औरत उस बच्चे की स्टेप मदर कहलाएगी। ये सेक्शन 14 है हमारा हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का, जहां मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करवाई है आपको, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये सेक्शन समझाया भी है। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्शन के मैंने ऐसा कुछ हेडिंग है इस सेक्शन की, वो आप ध्यान रखना। तो ये कहलाएगी अडॉप्टिव मदर नहीं, अडॉप्टिव मदर सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, बी द स्टेप मदर ऑफ दैट अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि कितने डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से बन रहे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद आप अपने नोट्स को बहुत सीरियसली रिवाइज करोगे, एक एक चीज, एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीज, बिल्कुल एक एक वर्ड समझ लो कि आपको याद होना चाहिए अपने नोट्स का, ठीक है, ताकि कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले आप तैयार हो बस अपने पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है हमारी 40,044। क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेकेंड। मोरल राइट इज अ कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन, यानी हमारा कॉपीराइट से क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कि मोरल राइट का जो कंसेप्ट है ये कौन से आईपीआर के अंदर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉपीराइट बोल दी, बता दिया मैंने, कॉपीराइट में आता है। कौन से सेक्शन में बात हुई है मोरल राइट की, सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मोरल राइट के बारे में कॉपीराइट एक्ट में कौन सा सेक्शन बात करता है, और ये भी बताएंगे कि जो बर्न कन्वेंशन थी हमारी 1886 की, उसका कौन सा सेक्शन हमारे मोरल राइट कॉपीराइट के सेक्शन के साथ सिमिलर है, जहां पर मोरल राइट की बात हुई है। और ये मैंने डायरेक्ट हमारे नोट्स के अंदर लिखवाया भी है आपको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं। देखते हैं आपको कितना याद है, कोई कॉपी से चेक करके नहीं बताएगा, देखते हैं आपको कितना याद है, ईमानदारी से जवाब देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 40,049। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन एब्सोल्यूट राइट इज वायलेटेड, ठीक है, द लॉ कंक्लूसिवली प्रिज्यूम डैमेजेस ऑल्दो द पर्सन रॉन्ग्ड मे हैव सफर्ड नो पेक्यूनरी लॉस, दिस वाज डिसाइडेड इन केस ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नोट से आया है, ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का एब्सोल्यूट राइट वायलेट हुआ है, तो अगर लॉ क्या है, डैमेजेस को प्रिज्यूम करके चलता है, चाहे उस पर्सन को कोई पेक्यूनरी लॉस यानी कोई इन टर्म्स ऑफ मनी कोई लॉस हुआ ही ना हो, लेकिन अगर उसका राइट वायलेट हो गया है, तो ये बात कहाँ पर डिसाइड की गई है। याद है टोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया था, एशबे वर्सेस वाइट का केस है, जो वहां ये डिसाइड हुआ था। कौन सी मैगजीन थी, ऊबी जस्ट सीबी रेमेडियम, याद है ये हमने टोर्ट के पहले या दूसरे लेक्चर में किया था, जहां बताया गया था वेयर देर इज अ राइट देर इज अ डैमेजेस ऑल्सो, ठीक है, कि चाहे आपको कोई भी पेक्यूनरी लॉस हुआ ना हो, अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो आपको कंपनसेशन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये हमारा एशबे वर्सेस वाइट से केस है, बिल्कुल सेम बात है, बस उलझा के लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी बना दी है। समझोगे तो सारी चीजें क्लियर है भाई, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं नोट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारी आईडी 40,070।
क्वेश्चन है व्हाट अमंगस द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड पूछा है कि क्या क्या चीजें हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के एलिमेंट क्या क्या है ये सब बोल सकते हो। तो इसने बोला है टोटल रेस्ट्रेंट लगता है ऑन लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ये ठीक है क्योंकि पार्शियल रेस्ट्रेंट सिविल लॉ में पनिशेबल नहीं है। बी यानी बी ऑप्शन दे रखा है डिटेंशन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव होता है, ये भी ठीक बात है, मैंने आपको बताई है कि जो डिटेंशन है ये एक्चुअल भी हो सकता है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एटलीस्ट, नहीं ये बात गलत है क्योंकि किसी तरह का पीरियड इसमें डिफाइन नहीं किया है। अगर 1 दिन 2 महीने 2 दिन के लिए भी अगर आप टोटल रेस्ट्रेंट लगाते हो किसी पर्सन की लिबर्टी पर तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का क्राइम वहां पर कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, जहां सी दे रखा है वो काट दो। ए बी सी पहला ऑप्शन गलत, बी सी डी दूसरा ऑप्शन भी गया, तीसरे में सी नहीं है, फोर्थ में सी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। यानी यहाँ फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, डिटेंशन और रेस्ट्रेन अनलॉफुल होना चाहिए, ये भी सही बात है। ठीक है, तो हमारा ए बी डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे नोट से क्वेश्चन आया, मैंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आपको बहुत डिटेल में समझाया है टोर्ट में। अगर अभी भी किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर वो लेक्चर जरूर देखो। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन रह गए हैं? अच्छा, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हर साल अलग आता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है और इजी आता है बहुत, कोई भी कर लेगा कॉम्प्रिहेंशन। तो जो 20 नंबर होते हैं ना आपके कॉम्प्रिहेंशन के फ्री में होते हैं, इतने इजी होते हैं कि आपको जरूरत नहीं है कुछ और देखने की। ठीक है, बिल्कुल जहां पे क्वेश्चन में वर्ड मैच हो जाता है उसके पास ही उसका आंसर होता है, इतना इजी आता है कॉम्प्रिहेंशन। अभी 2 साल से कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आ रहा है, पहले बहुत मुश्किल आता था कॉम्प्रिहेंशन, अब बहुत इजी आ रहा है 2 साल से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 40,090, जो कहता है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या आर्टिकल 163 बात करता है कि जो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देते हैं उसके बारे में है। क्या क्वेश्चन है, आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ठीक है, सही बात है, एक्सेप्ट सो फार ही इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है अपने फंक्शंस में। तो कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है। तो वो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है कौन सा नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये बात सही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पर जो गवर्नर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद उसका हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो जहां ए नहीं है पहले तो वो काट देते हैं, ए बी सी डी, सेकेंड ऑप्शन गलत है, बी सी ए डी ए बी, बाकी में ए है। दूसरा ऑप्शन है डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये भी सही है क्योंकि जब असेंबली को डिसॉल्व करना होता है तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो अपने डिस्क्रिशनरी फंक्शन को यूज करता है, जैसे प्रेसिडेंट जब लोकसभा को डिसॉल्व करता है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम गोज विद द गवर्नर। ठीक है, ये भी ठीक है, तो जहां बी ऑप्शन नहीं है वो भी काट दो, ए बी सी डी सी एस, थर्ड ऑप्शन भी कट गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं अब। थर्ड ऑप्शन है सबमिटिंग रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लामेशन अंडर आर्टिकल 356, ये भी ठीक है क्योंकि गवर्नर को इसमें मैंने आपको जब आर्टिकल 356 करवाया था मैंने आपको बताया था वहां पर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट अपनी मर्जी से डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करता है क्योंकि कोई चीफ मिनिस्टर क्यों चाहेगा कि उसके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। ठीक है, क्योंकि एड एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका हेड होता है भाई चीफ मिनिस्टर, वो क्यों चाहेगा कि मेरे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। तो सी भी ऑप्शन ठीक है, जहां सी नहीं है वो काट दो, यानी फोर्थ ऑप्शन में सी नहीं है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया, यानी जो डी ऑप्शन है ये गलत होना चाहिए, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। सही बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ऑन द कंसल्टेशन करता है वो सीजेआई और गवर्नर के साथ, याद है
जो हाई कोर्ट जजेस है उनके अपॉइंटमेंट के लिए वो कंसल्टेशन करता है प्रेसिडेंट किसके साथ, सीजेआई और गवर्नर के साथ, जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो ये आर्टिकल 217 है, उसके बारे में बात हो रही है। और अदर जजेस को अपॉइंट करता है तो वो चीफ जस्टिस, गवर्नर और सीजेआई और जो जस्ट उनके उनसे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ए बी सी ये करेक्ट ऑप्शन है। एक काम करती हूँ मैं, 140 है जो हमारा, वो सिचुएशंस लिखवा देती हूँ, वो सर्कमस्टांसेस आपको लिखवा देती हूँ जहां पर जो गवर्नर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो चीजें लिख लो ताकि आपका ये पॉइंट यहां से क्लियर हो। और जब भी आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अभी तक मेरे ख्याल से पहली बार ये क्वेश्चन आया था ऐसा, तो आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सिचुएशंस याद हो। तो हमारा कॉन्स्टी का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में करें हम आर्टिकल 163, जहां हम कर रहे हैं, सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस गवर्नर called to exercise his discretion without aid and advice of council of ministers। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम वो सिचुएशंस लिखते हैं। पहला तो है व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन of the President of India governors can decide ठंड में हाथ ना जाम हो गया, लिखा ही नहीं जा रहा है, can decide on their own without the advice of council of ministers। एक सेकंड भाई, मेरे को सारे सर्कमस्टांसेस याद नहीं है, मेरे पास एक नोट्स है जहां पर ये लिखे हुए हैं, मुझे एक सेकंड दो। सो दूसरा हमारा ऑप्शन है इसके अंदर, दूसरा सर्कमस्टांस क्या है, when he has to recommend for the president's rule, यानी आर्टिकल 356 जिसके बारे में हमने अभी बात की, for the president's rule in the state he can act at his own discretion। यानी आर्टिकल 356 की यहाँ बात हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो। ठीक है, थर्ड क्या है, ऐसी सिचुएशन व्हेन ही इज गिवन एन एडिशनल चार्ज as the administrator of the union territory
he can take actions at his own discretion। ठीक है, थर्ड सिचुएशन ये है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन ही हैज टू डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम यानी एटीएम मनी वाला जो ट्रिक है वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं टू एन ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल as royalty accruing from licenses for mineral exploration। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ सर्कमस्टांस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो व्हेन ही कॉल्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर when he calls upon the chief minister to seek information regarding administrative and legislative affairs and legislative affairs। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है when he has to appoint a chief minister जो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया था द चीफ मिनिस्टर आफ्टर नो पार्टी हैज अ क्लियर majority in the election or when the incumbent dies in the office। dies in the office। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं when he dismisses the council of ministers on an inability to prove confidence in the state legislative assembly। यानी डिसमिसल ऑफ बात कर रहे हैं हम मिनिस्ट्री और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। ये हमारा ऑप्शन है
पॉइंट है 7th। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन ही डिसॉल्व्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली on time when it loses its majority। ठीक है, तो ये है हमारा 8th पॉइंट, जहां पर तो ये 8 सर्कमस्टांसेस है जहां पर जो गवर्नर है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करते टाइम, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट आगे भी पूछा जा सकता है। थोड़ा ट्रिकी है बट आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट आपको लिखवा दिए जो आपको याद होने चाहिए। अपना जो भी गवर्नर से रिलेटेड हमने टॉपिक किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर आप एक पेज पर लिखकर उनको पिनअप कर लेना उसके साथ। ठीक है, तभी आप जब वही गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो तो वहां पर ये चीजें पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि रिलेट करके पढ़ोगे तो और चीजें याद रहेगी। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा दिसंबर 2023 का जो पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे टॉप नोट से, तो आपको समझ में आ गए हो। कल के लेक्चर में हम हमारा जो रीनेट का पेपर हुआ है 2024 को, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे नोट से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और अगले 4 लेक्चर्स में हम हमारा रीनेट का एग्जाम है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट रहा है अब तक किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।